हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या हम बोल सकते हैं इसको सीआरपीसी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है। देखिए, अब जो यहाँ अपराध होते हैं देश में हमारे, उसको जो कैटेगराइज किया जाता है वो दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक बोलते हैं क्रिमिनल केसेस और दूसरे बोलते हैं सिविल केसेस। क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ जो अपराध होते हैं देश में, ठीक है, उसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं? दो तरीके से। दो तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। एक कौन से केस को बोलते हैं हम? क्रिमिनल केसेस। और दूसरे कौन से हैं? सिविल केसेस। ठीक है। क्रिमिनल केसेस और दूसरे कौन से हैं? सिविल केसेस। ठीक है। अब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? फौजदारी मामले। फौजदारी मामले बोल देते हैं। और जो सिविल केसेस हैं उसको बोलते हैं हम दीवानी मामले। ठीक है, दीवानी मसले। और दूसरे क्या है? फौजदारी मसले। ठीक है। अब जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके लिए क्या बना हुआ है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीआरपीसी। ठीक है। क्या बोल देते हैं हम? सीआरपीसी, कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बोल देते हैं। अब देखिए, जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी हम अकेला नहीं पढ़ सकते। अगर किसी को सजा देनी है, किसी ने मान लीजिए रेप किया या मर्डर किया है या चोरी की है, ठीक है, तो खाली ये नहीं कि सीआरपीसी के जरिए ही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सीआरपीसी के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। पहले जो हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस था जनरल लॉ का, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी था और सिविल प्रोसीजर कोड भी था, बट देयर वाज आईपीसी वाज नॉट देयर। इंडियन पीनल कोड उसमें नहीं था। तो आईसीएसआई ने थोड़ा सा चतुराई दिखाई, कॉमन सेंस अप्लाई किया और आईपीसी भी आपको सिलेबस में डाल दिया। ठीक है, नहीं, कंप्लीट सेट ऑफ जो लॉज है वो डाल दिया आपको। आपके सिलेबस में क्या है? अब सीआरपीसी भी है, सीपीसी भी है और साथ में क्या है? आईपीसी भी है। उसके अलावा क्या है? आपके टॉट पहले भी था। कि टॉट सिविल केसेस के लिए जो होता है टॉट, ठीक है, वो पहले भी था, अब भी है, जिसके लिए कोई अलग से कोई एक्ट नहीं है। बट कोर्ट डिसाइड करता है कि यहाँ सजा देनी है कि नहीं देनी सिविल केसेस में। ठीक है। तो अब जो क्रिमिनल केसेस हैं वहां पे हमें क्या पढ़ना है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और साथ में क्या है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक है। देखिए, और जो सिविल केसेस है उसके लिए क्या है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ क्या है? वो सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ना? क्रिमिनल लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, देन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी। अब देखिए, सीआरपीसी जो है ये क्या है? एक एडजेक्टिव लॉ है। एक है एडजेक्टिव लॉ। अब आपको पता ही है कि एडजेक्टिव लॉ क्या होता है? एडजेक्टिव लॉ होता है प्रोसीजर लॉ। क्या होता है बेटा? प्रोसीजरल लॉ। एडजेक्टिव लॉ क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। और जो आईपीसी है दैट इज ए सब्सटेंटिव लॉ। आईपीसी इज ए सब्सटेंटिव लॉ। अब प्रोसीजरल लॉ क्या है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, ये हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ा। अब जो प्रोसीजरल लॉ है वो क्या है? कि प्रोसीजर बताता है कि काम को करना कैसे है। ठीक है, काम को करना कैसे, जैसे कि अरेस्ट कैसे होगी। ठीक है, कैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, किस प्रकार से अरेस्ट किया जाएगा, कैसे उसे सम्मन भेजे जाएंगे, कैसे वारंट भेजे जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएगी, किस प्रकार से इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, किस प्रकार से ट्रायल कंडक्ट होगा, किस प्रकार से समरी ट्रायल्स होंगे। ये सारी बातें क्या है? प्रोसीजरल पार्ट है। ऑल दीज आर द प्रोसीजरल पार्ट। ठीक है। तो जो हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी जो है वो बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव लॉ है, यानी प्रोसीजरल लॉ है। बट कुछ हद तक इसमें क्या है कि सब्सटेंटिव मैटर्स भी कवर किए हैं। जैसे हम शेड्यूल 1 पढ़ेंगे। शेड्यूल 1 में क्या होता है कि बता रखा है कि कौन से ऑफेंसेस क्या है, कग्निजेबल है, कौन से नॉन कग्निजेबल है। ठीक है, कौन से बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंसेज हैं। कग्निजेबल ऑफेंसेस हम पढ़ेंगे क्या होता है, यहाँ होता है अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, नॉन कग्निजेबल क्या होता है, नॉन कग्नाइजेबल क्या होता है, अरेस्ट विद वारंट। ठीक है, कग्नाइजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ आपको क्योंकि ये वर्ड बार बार आएंगे, कंफ्यूजन कम हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? कग्नाइजेबल ऑफेंसेस। ऑफेंसेस क्या है? एक कग्नाइजेबल होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? नॉन कग्नाइजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, कग्नाइजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जो सीरियस नेचर के होते हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट होता है, क्या है?
अरेस्ट विदाउट वारंट। जो नॉन कॉग्निजेबल है ये लेस सीरियस ऑफेंसेज हैं एज कम्पेयर टू कॉग्निजेबल। यहाँ पे क्या होती है, अरेस्ट विद वारंट, यानी कि पुलिस ऑफिसर को क्या है, मजिस्ट्रेट से पहले वारंट लेके आना पड़ेगा, तब क्या है उस पर्सन की क्या है जिसको चाहता है अरेस्ट करना, तब वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ऑफेंसेस जो है यहाँ हम दो तरह के पढ़ेंगे, कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल। अरेस्ट विदाउट वारंट एंड नॉन कॉग्नाइजेबल अरेस्ट विद वारंट। ठीक है, फिर बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये सारी बातें कहाँ बताई हैं, शेड्यूल 1 में। जो फर्स्ट शेड्यूल है वहां बता रखा है कि कौन से ऑफेंसेस क्या है, कॉग्नाइजेबल है, कौन से नॉन कॉग्नाइजेबल है, कौन से बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो ये शेड्यूल 1 क्या डिटरमाइन करता है कि पार्टीज को बताता है कि हाँ तुम्हारे यहाँ पे क्या है, ये जिम्मेवारी हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स तय करता है। ठीक है, सीआरपीसी कुछ जगह पे बेसिकली जो है, जो हमारा सीआरपीसी है वो एक प्रोसीजर लॉ है, यानी एडजेक्टिव लॉ है, और कुछ केसेस में ये क्या बन जाता है, सब्सटैंटिव लॉ की बातें करता है। और अब जो सजा कितनी दी जाएगी, ठीक है, किसी अपराध के लिए सजा कितनी होगी, ये कहाँ डिसाइड किया गया है, आईपीसी में। ठीक है, आईपीसी जो डील करता है वो केवल दो बातें डिस्कस करता है। एक, ये बताता है ऑफेंसेस का मीनिंग, डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, ऑफेंसेस का मीनिंग, चीटिंग क्या होती है, डकैती क्या होती है, फोर्जरी क्या होती है, थेफ्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होता है। ठीक है, ये कौन बताता है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और साथ में बताता है उसके लिए क्या है, पेनल्टी है। ठीक है, ये किसका काम है, आईपीसी का। तो आईपीसी बेटा क्या है, एक सब्सटैंटिव लेजिस्लेशन है जो बेसिकली बताता है कि ऑफेंसेस क्या है, उस ऑफेंसेस के लिए उस पार्टी की क्या जिम्मेवारी है। तो पार्टीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स हैं वो कौन तय करता है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। और जो सीआरपीसी है ये बताता है कि ठीक है इसको सजा दी जाएगी, अब सजा देनी कैसे है, किस प्रकार से सम्मन इशू होगा, किस प्रकार से वारंट इशू होगा, किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाएगा, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होगी, किस प्रकार से इंक्वायरी होगी, किस प्रकार से ट्रायल होगा, ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है, ये सीआरपीसी डिसाइड करता है। तो सीआरपीसी जो बेसिकली क्या है, प्रोसीजरल यानी कि एडजेक्टिव लेजिस्लेशन है, एडजेक्टिव लेजिस्लेशन है। ठीक है जी, चलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर हम इसको आगे बढ़ाते चलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ के। ठीक है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज द मेन लेजिस्लेशन ऑन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका, जो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ, सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ क्या है हमारे यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। अब उसको इंप्लीमेंट जो करना है उसके लिए जो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए वो कहाँ प्रोवाइड की गई है, सीआरपीसी में। ठीक है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन द मेन लेजिस्लेशन ऑन प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। इट वाज एनेक्टेड इन 1973 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। तो लागू कब से हुआ ये, 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 को क्या है, इंप्लीमेंट हुआ। क्या बोलते हैं, इट इज एन एडजेक्टिव लॉ, क्या बोलते हैं, इट इज एन एडजेक्टिव लॉ बट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ सब्सटैंटिव नेचर, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये क्या है, बेसिकली जो है वो हमारा जो सीआरपीसी है ये क्या है, एक एडजेक्टिव लॉ है, और कुछ एक प्रोविजंस ऐसी हैं जो सब्सटैंटिव नेचर की हैं। तो बेसिकली सीआरपीसी क्या है, एक सब्सटैंटिव सॉरी प्रोसीजर लॉ है, और कुछ एक क्या है, और कुछ एक प्रोविजंस क्या है इसकी सब्सटैंटिव नेचर की हैं। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया कि किसी को गिरफ्तार कैसे करना है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे कंडक्ट होगी, इंक्वायरी, ट्रायल, गिरफ्तारी, एप्रीहेंशन जिसको बोल देते हैं, अरेस्ट यानी कि, ठीक है, तो कैसे होगा। ये सारी जो मशीनरी प्रोवाइड की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, कहाँ प्रोवाइड की गई है, सीआरपीसी। ठीक है, इट प्रोवाइड द मशीनरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन क्या है, गिरफ्तारी, अरेस्ट। ठीक है, कैसे किसी को एप्रीहेंड किया जाए यानी अरेस्ट किया जाए। इट प्रोवाइड द मशीनरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, एप्रीहेंशन ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस का जो काम होता है ये किसमें होता है, इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, ठीक है, किसी को गिल्टी साबित करना, इनोसेंस ऑफ अक्यूज पर्सन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट एंड इम्पोजिंग पनिशमेंट ऑन ऑफेंडर्स अंडर द सब्सटैंटिव लॉ, फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड। तो सीआरपीसी क्या है, मशीनरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कैसे इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, अरेस्ट, ये सब कुछ होगा। ठीक है, और होना एक्चुअली कहाँ पे, अंडर आईपीसी। क्लियर, सीआरपीसी एंड आईपीसी नीड टू बी रेड टुगेदर। मैंने स्टार्टिंग में बताया इन दोनों को इकट्ठे मिला के ही पढ़ा जाता है। ठीक है, कोई आपने अपराध किया, अब देखिए, अब मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है पुलिस थाने में,
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई, तो ऑफेंस कौन सा था, कॉग्नाइजेबल था, नॉन कॉग्नाइजेबल था, किस अपराध, कौन सा अपराध किया, ठीक है, तो देखा जाता है। तो वैसे FIR का कोई डिफाइन नहीं किया गया, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है FIR, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 154 सेक्शन में कैसे होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो CR, अब मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई, अब मैं अपने वकील से पूछता हूँ कि आगे क्या होगा। वकील बताता है कि ठीक है, हम आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, अब ये होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे मजिस्ट्रेट को, चेक करेंगे कि कौन सा ऑफेंस है, कॉग्नाइजेबल है, नॉन कॉग्नाइजेबल है, तो सारी बातें क्या हम इसमें स्टडी करेंगे। एडिशनली इट ऑल्सो डील्स विद द पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस का ही हम पढ़ेंगे इसमें आगे जाके। पब्लिक न्यूसेंस क्या चीज़ होती है कि आपने मेरा रास्ता रोक रखा है, किसी व्यक्ति ने क्या किया, मेरे घर के आगे ट्रक खड़ा कर दिया, हम ना अंदर जा पा रहे हैं ना बाहर निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने क्या है कि लाउड स्पीकर लगा दिया घर के आगे, पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है, ये क्या न्यूसेंस बोलते हैं इसको, न्यूसेंस। न्यूसेंस दो तरह का होता है, प्राइवेट या पब्लिक। अगर मुझे अकेले को परेशानी हो रही है तो प्राइवेट न्यूसेंस है, अगर पूरी जनता परेशान हो रही है, ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, इसको पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस क्या चीज़ है, ये पढ़ेंगे हम, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स है। प्रिवेंटिव मेजर्स जहाँ पे लगता है कि कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर सकता है, किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा सकता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, तो पुलिस वाले क्या है कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी ले लेते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड, पेरेंट्स, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ CRPC इज टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अगेंस्ट द सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ। सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ क्या हुआ, हमारा IPC। तो IPC को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो CRPC ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्ट कंसिस्ट ऑफ 484 सेक्शंस, 2 शेड्यूल्स, 56 फॉर्म्स। These sections are divided into 38 chapters, ठीक है। हमें सारे तो पढ़ना नहीं है, हमारे तो बेसिक कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो बेसिक बातें हमारे क्या हैं कि सब सिलेबस में है, हमें वही स्टडी करनी पड़े, वो बेसिक ही काफ़ी कुछ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आइए वो स्टडी करते हैं पहले। तो कहते हैं कि बेल, अब देखिए बेल में भी दो बातें की गई हैं। बेल क्या है, बेल वर्ड यूज़ किया गया, और दूसरा क्या है, एंटिसिपेटरी बेल। अब बेल क्या चीज़ होती है, बेल क्या है कि एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब उसको छुड़वाने के लिए क्या की जाती है, बेल, जमानत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहले गिरफ्तारी होती है, फिर क्या होती है, जमानत। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि अभी अरेस्ट हुआ नहीं है, तो उससे पहले ही बेल ले ली गई, दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। यूजुअली ये जो सेक्शन था एंटिसिपेटरी बिल का लाया क्यों गया, तो प्रोविजन थी एंटिसिपेटरी बिल की लाई क्यों गई, तो देखिए पॉलिटिकल वेंडटा होता है, पॉलिटिकल वेंडटा। जैसे देखिए कांग्रेस की सरकार थी पहले, तो अमित शाह को जेल में डाल दिया, अब इनकी सरकार आई बीजेपी की, तो चिदम्बरम को जेल में डाल दिया, ठीक है नहीं। तो पता होता है कि हाँ, जैसे कैप्टन की सरकार है, यहाँ पंजाब में कैप्टन की सरकार रही, पहले उन्होंने अकालियों को जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है कि अब बाद में ये पता होता है कि हाँ सरकार चेंज हो रही है, तो चांसेस ये होते हैं कि हाँ जो पार्टी सत्ता में आएगी वो काम तो करना नहीं, आपको पता ही है कितना हमारे यहाँ काम होते हैं, वो सड़कें आपको देख के दिख जाएगा, नहीं दिखता तो बारिश ही आती है तो दिख ही जाएगा क्या होता है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। तो बस भगवान के सारे हमारा देश है, सबको पता ही है। तो क्या है कि पॉलिटिकल जो वेंडटा है उसको क्या है कि उसको वो एक्सरसाइज करते हैं, पॉलिटिकल वेंडटा मतलब यानी कि राजनीतिक दुश्मनी निकालना। उसके लिए क्या है कि वो दूसरे बंदे को क्या है कि किसी भी अपराध में फंसा के गिरफ्तार करवा लेते हैं। अब ठीक है, न्यायालय से उसके जो जुडिशरी से उसे बेशक न्याय मिल जाए, वो छूट जाए, बेल मिल जाए, और 2 या 4 दिन तो वो जेल में रह ही आया, ठीक है। इससे क्या है कि उसकी जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो काफ़ी उस पर बट्टा लगता है, ठीक है, घट जाती है। ऐसे केसेस में कहते हैं कि जहाँ पे किसी को लगता है उसे अरेस्ट किया जा सकता है ऐसे केसेस में, तो वो क्या है कि भाई अरेस्ट से पहले ही क्या है कि बेल ले लेता है, इट्स कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। यानी अरेस्ट होने के बाद की जो बेल है, जमानत है, उसे बेल बोल देते हैं। अरेस्ट होने से पहले ही जो आपने जमानत ले ली, इट्स कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। लग रहा है कि शायद किसी भी केस में डाल के आपको वो गिरफ्तार करवा सकते हैं, तो आपने पहले ही क्या है बेल ले ली, इट्स कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल, राइट। इसको स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं, बेल मीन्स द रिलीज ऑफ अक्यूज्ड, ठीक है। देखिए अक्यूज क्या है, इसके ऊपर दोष लगा है, दोषी है ये, इसको दोषी नहीं कहेंगे, आरोपी, ठीक है, आरोपी, इसके ऊपर केवल आरोप लगे हैं, उसे क्या बोलते हैं, अक्यूज्ड। बेल मीन्स द रिलीज ऑफ अक्यूज्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ लॉ and entrusting him to private custody of persons who are sureties to produce the accused
आंसर द चार्ज एट द स्टिपुलेटेड टाइम और डेट। देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया कि उसको क्या है कि उसको छोड़ दिया गया, एक्विटल नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है कि जस्ट रिलीज किया गया है, यह रिलीज। बेल में देखिए शब्द जो यूज किया गया है, बेल में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो रिलीज शब्द यूज किया गया, रिलीज। तो छोड़ा गया है, एक्विट नहीं किया गया, बहुत फर्क है। एक्विटल तो क्या होता है कि एक्विट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि एक तरह का केस निबड़ गया, ठीक है, वो बंदा क्या है कि बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है, वो आरोपी नहीं पाया गया। और यहाँ पे केवल क्या किया गया, रिलीज, ठीक है। और दो शब्दों का मेन इस्तेमाल है कि रिलीज किया गया है, यहाँ पे श्योरिटी दी गई है, ठीक है। इसी जैसे मान लीजिए मिस्टर ए को गिरफ्तार किया पुलिस वालों ने, ठीक है, अब उसको बेल मिल जाती है। तो बेल जब मिली तो बी जो उसका बेटा था उसने ए की अपने फादर की बेल करवाई, ठीक है। अब जो पुलिस वाले हैं वो क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर जो हैं वो ए की कस्टडी किसको देंगे, बी को। ये बी कौन हुआ, एक प्राइवेट पर्सन हो गया, ठीक है, एक प्राइवेट पर्सन है, उसको क्या दे दी गई, कस्टडी मिल गई ए की। बट अब जो ये प्राइवेट पर्सन है ये पुलिस को क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है यहाँ पे, श्योरिटी। तो ये श्योरिटी दे रहा है, यानी कि एक तरह का बॉन्ड जिसको बोल देते हैं। तो श्योरिटी देता है, बॉन्ड एक सबमिट करता है कि मेरी जिम्मेवारी है कि ठीक है कि क्या है यहाँ पे मैं कि इस व्यक्ति को लेके आऊंगा जब भी आप बुलाएंगे, मेरी जिम्मेवारी है। देखिए यहाँ पे केवल श्योरिटी नहीं होता, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यहाँ पे बॉन्ड भी होता है प्लस पर्सनल गारंटी होती है। प्लस क्या होता है, पर्सनल गारंटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्योरिटी, है कि नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या है, बॉन्ड जो हो गया वो मुचलका जिसको बोल देते हैं, ये जुड़ा होता है मनी से रिलेटेड, इट इज कनेक्टेड विद द मनी। यहाँ पे है पर्सनल गारंटी, मेरा जिम्मा है कि मैं इसको लेके आऊंगा, इट्स कॉल्ड पर्सनल गारंटी। देखिए अगर खाली हम मनी की बात कर दें तो जो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कि कल को ये बंदा पेश ना हुआ तो ये 50,000 का जो मैंने बॉन्ड बनाया ये जब्त हो जाएगा, तो जब बॉन्ड ही जब्त कर लो, मैं नहीं कराता गिरफ्तार, है कि नहीं। तो वो चीज नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड भी है, साथ में एक तरह की पर्सनल गारंटी भी है, ठीक है। तो बेल कब होती है, बेल क्या है, जब क्या है कि जो अक्यूज्ड है, पहली वर्ड याद रखना, अक्यूज यूज किया गया, गिल्टी नहीं यूज किया गया। अक्यूज को क्या है कि पुलिस की कस्टडी से रिलीज किया जाता है, ठीक है, ऑन श्योरिटी बाय द प्राइवेट पर्सन। उस प्राइवेट पर्सन को क्या की जाती है, इस अक्यूज की कस्टडी दे दी जाती है, ठीक है। तो एक तो एक्विटल वर्ड यूज नहीं है, रिलीज वर्ड यूज है, गिल्टी वर्ड यूज नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज है, यहाँ पे वर्ड क्या बेटा, अक्यूज्ड। अक्यूज्ड व्यक्ति की कस्टडी किसी प्राइवेट पर्सन को दे दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ श्योरिटी गिवन बाय हिम। क्लियर, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है। तो एंटिसिपेटरी बेल क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि एंटिसिपेटरी बेल क्या है कि जहां पे किसी को लगता है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे पॉलिटिकल वेंडेटा, ठीक है, पॉलिटिकल दुश्मनी निकालने के लिए क्या करते हैं लोग कि फॉल्स चार्जेस में फ्रेम कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल क्या दी थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट तो अमित शाह को जेल में डाल दिया, तो अमित शाह की गवर्नमेंट आई तो किसको जेल में डाल दिया, चिदम्बरम को जेल में डाल दिया, ठीक है। तो डीके शिव कुमार जो कांग्रेस के हैं कर्नाटका के, उसको जेल में डाल दिया गया। तो सारी क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में क्या है कि जहाँ ऐसे केसेस होते हैं तो वहाँ पे जिसको पता है कि हमारी सरकार जाने वाली है, वहाँ पे क्या है कि जिनके खिलाफ ये केसेस लगता है कि हाँ भी पढ़ सकते हैं ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे क्या है कि एंटिसिपेटरी बेल ले ली जाती है। इसको स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। एंटिसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट द्वारा ग्रांट की जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन हम पढ़ेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, आगे जाके टाइप्स ऑफ कोर्ट में पढ़ेंगे। तो पर्सन हु एप्रीहेंड्स अरेस्ट फॉर हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, जहां उसको लगता है कि हाँ भी इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में क्या है कि जेल में डाला जा सकता है, ठीक है, वहां पे क्या है कि अरेस्ट होने से पहले क्या है बेल क्या करवा ली जाती है, बट हैज नॉट येट बीन अरेस्टेड। तो जो भी अरेस्ट किया भी नहीं गया, ठीक है, उसको लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो कहाँ बताए गए हैं, शेड्यूल फर्स्ट में ही बताए गए हैं, उस केस में क्या है कि वो पहले ही क्या है कि अपनी बेल करवा लेता है। और बट हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि जो अपोजिट पार्टी है, ठीक है, उसको भी क्या है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी बिफोर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल। कौन सा केस था, असम वर्सेज आर के कृष्ण कुमार। क्लियर हो गया। तो बेल तो क्या है कि बंदा पहले कस्टडी में जा चुका है, ठीक है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद उसकी क्या करवाई जा रही है, बेल, ठीक है, जिसपे क्या है कि जो श्योरिटी है वो अपनी पर्सनल गारंटी पे क्या है कि जो अक्यूज है उसको छुड़वाता है, और ये गारंटी देता है कि हाँ जब जब उसको पेश करने का ऑर्डर आएगा, ठीक है,
जब जब प्रोड्यूस करने का ऑर्डर आएगा अक्यूज को, तो मेरा जिम्मा है कि मैं इसको पेश करवाऊंगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, एंटिसिपेटरी बेल का, जहाँ पे अभी अरेस्ट हुआ नहीं है, उससे पहले क्या है, बेल करवा ली जाती है, जहाँ पे ऑफेंस कौन सा है, नॉन बेलेबल, ठीक है, जो कहाँ बताया है शेड्यूल फर्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, बेलेबल ऑफेंस।